हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी हम 3D ज्योमेट्री कंप्लीट कर रहे हैं और एनसीईआरटी के आखिरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना रहे हैं, एक्सरसाइज 11.3, जिसमें हम टोटल पिछले वीडियो में क्वेश्चन 5 तक बना दिए थे। अभी हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलिए आप भी अपना बुक निकाल लीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और आइए हम समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। एक प्लेन है जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है। एक प्लेन है जो टोटल 3 पॉइंट से पास कर रहा है। मान लीजिए एक पॉइंट ए है जिसका वैल्यू 1, 1, -1 है। एक दूसरा पॉइंट बी है जिसका वैल्यू 6, 4, -5 है, और एक तीसरा पॉइंट सी है जिसका वैल्यू -4, -2 और 3 है। और कहा जा रहा है कि इस प्लेन का भैया इक्वेशन बताओ। तो हम आपको प्लेन के इक्वेशन को फाइंड करने का 3 पॉइंट्स फॉर्म पढ़ा चुके हैं। वो ये होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1। ये होता है 3 पॉइंट्स फॉर्म का फॉर्मूला, जिससे आप प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। प्यारे ध्यान से सुनना, ये x1 y1 z1 मान लो, x2 y2 z2 मान लो, x3 y3 z3 मान लो, और इस फॉर्मूला में सबको पुट कर दो, और इस फॉर्मूला में सबको पुट कर दीजिए। चलिए, डिटर्मिनेंट x माइनस x1 जो 1 है, तो x -1 हो जाएगा। x2 -1, तो x2 -1 5 हो जाएगा। x3 माइनस x1 -5 हो जाएगा। करेक्ट है। फिर y माइनस y1, y माइनस y1 मतलब 1 हो जाएगा। y2 माइनस y1 3 हो जाएगा। y3 माइनस y1 -3 हो जाएगा। फिर z माइनस z1, z माइनस z1, z1 पहले से भी माइनस में है, z +1 हो जाएगा। z2 माइनस z1 -4, और z3 माइनस z1 +4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां पर आप चाहें तो ये डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे देख लीजिएगा, कैसे देख लीजिएगा, और नहीं तो आप प्लस माइनस करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ खास हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने कहा आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या खास दिखाई दे रहा है, ध्यान देना। 5, 3, -4। एक काम करिए, इस रो में से माइनस कॉमन कर लीजिए। तो माइनस कॉमन कीजिएगा तो 5, 3 और -4 हो जाएगा। अब बराबर में 0 पहले से लिखा हुआ है। अब आपको पता है किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो सेम हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया 0, 0 इंटू -1 0,
इसका मतलब जीरो LHS में भी अपने आप आ गया और RHS में जीरो भी था। ये तो गजब हो गया, ये तो गजब हो गया। मतलब LHS को सॉल्व किए तो वो भी अपने आप में जीरो आ गया और RHS भी जीरो है, मतलब जीरो बराबर जीरो। और जीरो बराबर जीरो तो किसी प्रकार के प्लेन का इक्वेशन हुआ नहीं। तो इससे आपने क्या सीखा? भैया जीरो बराबर जीरो तो प्लेन का इक्वेशन होता नहीं है। तो इससे आपने क्या सीखा कि ऐसा क्यों आया? भैया ऐसा इसलिए आया क्योंकि एक्चुअल में ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं। देयरफॉर A, B, C आर कोलिनियर। एक्चुअल में ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है, मतलब ये तीनों पॉइंट मिल करके प्लेन नहीं बना रहा है, लाइन बना रहा है, क्योंकि ये तीनों बिंदु समरेख है। तो यह तीनों बिंदु मिल करके समतल नहीं बना रहा है, रेखा बना रहा है। तो जब समतल बना ही नहीं रहा है तो भैया इक्वेशन आएगा कैसे? जब प्लेन बना ही नहीं रहा है तो इक्वेशन आएगा कैसे? तो LHS भी अपने आप जीरो हो जाना और RHS तो पहले से भी जीरो था, इस बात का यह संकेत है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर हैं, मतलब प्लेन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर A, B, C कैन नॉट फॉर्म अ प्लेन, प्लेन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। इस बात का यह मतलब हुआ। चलिए समझ गए? जल्दी से इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, है ना। एक यहां पर कॉन्सेप्ट बढ़िया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का B, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। यहां भी 3 पॉइंट दिया हुआ है, एक प्लेन है, इस पर 3 पॉइंट दिया है। पॉइंट A जिसका वैल्यू 1, 1, 0, पॉइंट B जिसका वैल्यू 1, 2, 1 और पॉइंट C जिसका वैल्यू -2, 2, -1। कहा इस प्लेन का इक्वेशन बताओ, तो फिर से वही फॉर्मूला लगा। चलिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x minus x1, x2 minus x1, x3 minus x1, y minus y1, y2 minus y1, y3 minus y1, z minus z1, z2 minus z1, z3 minus z1 बराबर 0। ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दी जल्दी से। चलिए, डिटर्मिनांट x माइनस x1 1 है, x2 माइनस x1 0 हो जाएगा, x3 माइनस x1 -3 हो जाएगा। फिर y माइनस y1 1 है, y2 माइनस y1 1 हो जाएगा और y3 माइनस y1 ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, z माइनस z1 0 है तो z ही बचेगा, z2 माइनस z1 1 बचेगा, z3 माइनस z1 -1 बचेगा, बराबर में 0। सॉल्व करिए, ये प्लस माइनस प्लस। ठीक है, चलिए, x माइनस 1, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, तो ये हो गया -1, ये भी -1, कितना आ जाएगा -2। इसको माइनस से करें तो माइनस y माइनस 1, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, तो ये 0 और ये +3। ठीक है, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, तो ये 0 और फिर से ये +3।
इक्वल्स टू में 0, -2 से करो मल्टीप्लाई तो माइनस का 2x प्लस का 2, 3 और माइनस मतलब -3 से करो तो -3y प्लस 3, अब बगल में 3z बराबर 0। तो आंसर जो आ गया वो आ गया -2x -3y प्लस 3z और 3 2 5 बराबर 0। सब में कर दो माइनस से मल्टीप्लाई तो भैया ये प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा, माइनस 3z हो जाएगा और -5 बराबर 0। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिएगा। 6 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। जल्दी से नोट कीजिए इसको पॉज करके। तो 6 का दोनों नंबर सवाल हमने आपको बना दिया। बहुत बढ़िया। ये क्यों ऐसा ट्रैवल कर गया? एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा प्लीज। चल बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए हम लोग बात कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंटरसेप्ट कट बाय द प्लेन 2x प्लस y माइनस z बराबर 5 है। एक प्लेन दिया हुआ है और कहा इंटरसेप्ट निकालो, अंतःखंड निकालो। ठीक है, इस पर भी हम आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। चलिए 3 भाग में इसका सॉल्यूशन करेंगे, 3 भाग में इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले अगर x इंटरसेप्ट निकालना हो तो y भी रखो 0, z भी रखो 0, तो x इंटरसेप्ट आएगा। तो रखिए तो 2x, y0 खत्म, z0 खत्म तो बराबर 5। इसका मतलब x इक्वल टू आ जाएगा 5/2। भैया यही हो गया आपका x इंटरसेप्ट यानी x अंतःखंड। अगर y निकालना है तो x भी करेंगे 0, z भी करेंगे 0। तो x भी करेंगे 0 तो ये खत्म तो बचेगा y भी रखेंगे 0 तो ये भी खत्म तो बचेगा कितना 5। ये हो गया भैया y इंटरसेप्ट खत्म। z निकालना है तो z को छोड़ करके x भी रखेंगे 0, y भी रखेंगे 0। रखिए x 0 तो खत्म, y 0 तो खत्म, क्या बचा -z बराबर 5। इसका मतलब z बराबर -5। आंसर आ गया, देख लीजिए तुरंत आ गया। मतलब जो भी इंटरसेप्ट पूछेगा, जो भी अंतःखंड पूछेगा, उसको छोड़ के बाकी के जगह पे 0 रख दीजिए, उसको छोड़ के बाकी के जगह पे 0 रख दीजिए, बस बात खत्म है। ये रहा 7। बात करते हैं 8 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विथ इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। मतलब y इंटरसेप्ट का मतलब हुआ y अंतःखंड का जो मान है, जिसे हम लोग थ्योरी में b मानते हैं, उसका जो वैल्यू है वो 3 दिया हुआ है। लेकिन अभी x इंटरसेप्ट बाकी है, जिसे हम लोग थ्योरी में a मानते हैं, और एक z इंटरसेप्ट बाकी है, जिसे थ्योरी में हम लोग c मानते हैं। तो भैया ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में कहा गया है कि y इंटरसेप्ट 3 है, मतलब b का वैल्यू 3 है, और बोला है कि z o x के पैरेलल है। मतलब जिस प्लेन का इक्वेशन निकालना है वो इसके पैरेलल है। इसके पैरेलल मतलब समझे, ZOX के पैरेलल मतलब हुआ ना तो Z को कहीं पर काट रहा है, ना तो X को कहीं पर काट रहा है। पैरेलल का मतलब यही हुआ, कभी नहीं काटना।
तो जिस प्लेन की ये चर्चा कर रहा है वो इसके पैरेलल है। इसके पैरेलल मतलब ना तो z को काट रहा है ना तो x को काट रहा है। तो सोच के देखो, पैरेलल मतलब कट करना, लेकिन कहां पर? इन्फिनिटी पर। कोई अगर कहे कि भैया दो लाइन पैरेलल है, इसका मतलब यह हुआ कि यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन कहां पे जाके? इन्फिनिटी पर। और इन्फिनिटी नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, इन्फिनिटी नाम का चीज डिफाइंड ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं है। इसलिए हम लोग कह देते हैं कि भैया दो पैरेलल चीज एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा। तो कभी कट नहीं करेगा का दूसरा मतलब होता है कि इन्फिनिटी पे कट करेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसके पैरेलल का मतलब हुआ z को कट करेगा इन्फिनिटी पर और x को भी कट करेगा इन्फिनिटी पर। मतलब इसका वैल्यू भी इन्फिनिटी और इसका वैल्यू भी इन्फिनिटी। अब लिख दो इक्वेशन ऑफ प्लेन। फॉर्मूला x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c बराबर 1। x बाय a मतलब इन्फिनिटी, y बाय b मतलब 3 प्लस z बाय c मतलब इन्फिनिटी बराबर 1। इन्फिनिटी से डिवाइड किसी में करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा कितना? y बाय 3 बराबर 1। कर दोगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई तो y बराबर 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिएगा प्लीज। ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये बढ़िया सवाल था एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से। चलिए आइए, अब क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान देना है अच्छे से। ऐसा क्वेश्चन हम करा दिए हैं लेकिन फिर भी ध्यान देना है। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। प्लीज आपके पास जो किताब है उसको निकाल के जरूर पढ़िएगा प्लीज। कहता है कि दो प्लेन है, दो समतल है, इस तरीके से। ठीक है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से, प्रतिच्छेदन से एक तीसरा प्लेन पास कर रहा है। मान लो यही पास कर रहा है। तो भैया इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। चलो हम इसको P मान लेते हैं। P1 का वैल्यू दिया हुआ है, P2 का वैल्यू दिया हुआ है। P1 कितना दिया है भैया? P1 दिया है 3x माइनस y प्लस 2z माइनस 4 बराबर 0। ये P1 दिया हुआ है। P2 कितना दिया है भैया? x प्लस y प्लस z माइनस 2 बराबर 0 दिया हुआ है। ये P2 दिया हुआ है और कह रहा है कि भैया जिस प्लेन का इक्वेशन निकालना है वह एक पॉइंट से भी पास हो रहा है और उस पॉइंट का वैल्यू 2, 2, 1 है। अब सुनिएगा, क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन में कह रहा है कि दो प्लेन, एक P1 है एक P2 है, उसके इंटरसेक्शन से एक तीसरा प्लेन P पास कर रहा है। इसी का इक्वेशन चाहिए। और ये भी कहा कि ये जो प्लेन है वो एक पॉइंट से भी पास कर रहा है। तो भैया ये आप गौर से देखो, क्या हम इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन वाला क्वेश्चन नहीं कराए हैं क्या? बिल्कुल कराए हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? इक्वेशन ऑफ प्लेन P का इक्वेशन निकालना। इक्वेशन ऑफ प्लेन P इज, फॉर्मूला होता है P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। P1 का वैल्यू कितना है? 3x माइनस y प्लस 2z माइनस 4। ये हुआ P1 प्लस लेमडा। अब P2 का वैल्यू कितना है? x प्लस y प्लस z माइनस 2 बराबर 0। अब इसको मान लीजिए फर्स्ट। अब एक काम कीजिए,
अब एक काम कीजिए, ये जो इक्वेशन है वो P का है, इस प्लेन का है इसका, और यह किस पॉइंट से पास कर है, 2 2 1 से। इसका मतलब हुआ कि इस प्लेन के इक्वेशन में आप इस पॉइंट को रख सकते हैं, इस प्लेन का इक्वेशन यही है, यानी इस पॉइंट को इसमें रख दीजिए। तो पॉइंट रखने का मतलब क्या हुआ, क्या पुट करना, पुट x बराबर 2, y बराबर 2 और z बराबर 1। अब कहोगे सर पॉइंट क्यों पुट कर रहे हैं, भैया इसमें जब तक पॉइंट पुट नहीं करोगे तब तक लेमडा नहीं निकलेगा, और लेमडा नहीं निकलेगा तो आंसर फाइनल नहीं होगा। तो लेमडा निकालने के लिए ये पॉइंट इसमें रखा जा रहा है, और इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये जिस प्लेन का इक्वेशन है उसी प्लेन पर ये पॉइंट भी है, इसलिए रख रहे हैं। तो रखिए, x के जगह पर 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 6, y के जगह पर 2 रखोगे तो ये हो जाएगा -2, z के जगह पर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2, अब बगल में -4। फिर लेमडा, ठीक है, फिर लेमडा x के जगह पे 2, y के जगह पे 2, z के जगह पे 1, 2 + 2 + 1, अब बगल में -2 बराबर 0। तो 2 से 2 कट गया, 6 में से 4 गया, 2 बचा, फिर प्लस इस 2 से ये 2 कट गया, तो 3 लेमडा बराबर 0। सॉल्व करके देखिए लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2/3। अब अगर लेमडा आ गया, इस लेमडा का वैल्यू आप इस फर्स्ट में रख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट रखिए, कितना है 3x - y + 2z - 4, बगल में लेमडा, लेमडा का वैल्यू कितना है -2/3 इंटू x + y + z -2 बराबर 0। अब अगर नीचे से 3 हटाना हो तो एलसीएम ले लीजिए, या सब में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9x - 3y + 6z - 12। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कट जाएगा, बचेगा -2, उससे करो अंदर मल्टीप्लाई, -2x - 2y - 2z अब +4 बराबर 0। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 9x - 2x 7x - 3y - 2y -5y, 6z में से 2z गया तो 4z, और -12 + 4 -8 बराबर 0। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर इसका 9 का। मिला लीजिए एक बार आंसर, किधर गया 9, 7x - 5y + 4z - 8 = 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, देखने में दिक्कत हो रहा है, अच्छा बराबर 0 छुप गया है केवल, तो थोड़ा सा हम इसको इधर कर सकते हैं। चलिए, अब आपको बराबर 0 भी दिख गया होगा, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, जो बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, जो बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहां भी 2 प्लेन हैं, ठीक है, और इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से, यानी इससे एक ये वाला प्लेन पास कर रहा है, इसी का हमें इक्वेशन चाहिए, इस P का। इस P1 का वैल्यू दिया हुआ है और इस P2 का वैल्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। इस P2 का वैल्यू भी दिया हुआ है। भैया P1 कितना दिया हुआ है, या और यहां लिख लेते हैं P1 कितना दिया हुआ है। P1 दिया है r.2i + 2j - 3k = 7। वेक्टर में दिया है
प्लीज इसको बदल लीजिए कार्टेशियन में। कैसे बदलिएगा देखिएगा, डायरेक्ट देखिए। कार्टेशियन में बदलने के लिए हम आपको बोले हैं कि यहां पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रखोगे आप, तब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 3z, अब प्लस का साथ रहा है तो माइनस का साथ बराबर 0, समझे? अरे भैया कई बार बता दिए हैं कि यहां r के जगह पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रख दो, फिर इसका डॉट करो। तो एक्स आई को आई से करोगे तो ये आएगा, वाई जे को जे से करोगे तो ये आएगा, जेड के को के से करोगे तो ये आएगा, और फिर ये इधर आ जाएगा। तो P1 बन गया। अब बात कर लेते हैं P2 की। P2 कितना है भाई? P2 है r डॉट 2i प्लस 2j सॉरी प्लस 5j प्लस 5j 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल्स टू 9। इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो यहां भी r के जगह पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रख के डॉट करोगे, ये हो जाएगा भैया 2x, यहां से हो जाएगा 5y, यहां से हो जाएगा 3z, ये इधर आ जाएगा तो -9 बराबर 0। P1 मिल गया आराम से ये वाला, P2 मिल गया ये वाला, ठीक है। और जिस प्लेन का इक्वेशन निकालना है वो फिर से इस प्लेन पर एक पॉइंट दिया है 2 1 3। चलिए, तो आपको पता है कि भैया इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ प्लेन P इज P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। P1 का वैल्यू कितना है? 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7, अब प्लस लेमडा। अब P2 का वैल्यू कितना है? 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 बराबर 0। इसको मान लीजिए फर्स्ट। दिख रहा है क्या इस बार? इस बार वहां दिख रहा है क्या? यस सर, ठीक है। चलिए अब लेमडा निकाल लीजिए। लेमडा निकालने के लिए पॉइंट दिया है, पुट कर दीजिए इसमें। पुट x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर 3, पुट करिए। चलिए, x के जगह पे 2 रखोगे तो 4, y के जगह पे 1 2, z के जगह पे 3, तो -9 और -7, फिर प्लस लेमडा, x के जगह पे 2, y के जगह पे 1, z के जगह पे 9, बगल में 9 बराबर 0 है। 9 से 9 कट गया, ये कितना आ जाएगा बोलिए? 4 2 6 और ये -16 यानी -10 बचेगा, और ये 5 4 9 यानी प्लस 9 लेमडा बराबर 0। देयरफॉर लेमडा रखना आ जाएगा 10/9। भैया लेमडा का वैल्यू आ गया। अब इस लेमडा के वैल्यू को आप फर्स्ट में रख दीजिए, तो फ्रॉम फर्स्ट रखोगे कितना हो जाएगा? फर्स्ट यही रखो, तो 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7, अब प्लस लेमडा, लेमडा का वैल्यू 10/9 इंटू 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 बराबर 0। अब नीचे में 9 है, उसको हटाने के लिए सब में 9 से करिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 18x, ये हो जाएगा 18y, ये हो जाएगा 27z और ये हो जाएगा 63। इसमें 9 से करोगे तो बचेगा 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 20x 50y 30z और -90 बराबर 0। तब फाइनली कितना आ जाएगा?
18x और प्लस 20 और 30x, 18y प्लस 50y, 68y माइनस 27z अब प्लस 30z, तो प्लस 3z आ गया, माइनस 63 और माइनस 90, तो 9 6 15, तो माइनस 153 बराबर 0। ये आंसर हो गया। ठीक है, आंसर मिला लीजिए जल्दी प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10 का हाँ वेक्टर फॉर्म में दिया है, बहुत बढ़िया। 38 है, 68 है, 3 है और 153 है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आंसर जो है बुक में इसको वेक्टर फॉर्म में बदल दिया है, तो आप भी बदल दीजिए, कोई बात नहीं। यस सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसी टाइप का है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा 11 बढ़िया है। इसी टाइप का है लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा बढ़िया है। चलिए आइए फिर से, यहां पर 2 प्लेन दिया है। इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से ये है P1, ये है P2। इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक तीसरा प्लेन पास कर रहा है, P ले लो। ठीक है, इसी का इक्वेशन फाइंड करना है। P1 और P2 का वैल्यू दिया हुआ है, लिख लो। तो P1 का वैल्यू क्या दिया हुआ भैया? P1 का वैल्यू दिया है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0। P2 का वैल्यू क्या दिया है भैया? 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 बराबर 0। अब क्या बोला कि जिस प्लेन का इक्वेशन निकालना है, यही ग्रीन वाले का इक्वेशन निकालना है, तो भैया ये जो ग्रीन वाला है वो परपेंडिकुलर है एक किसी दूसरे प्लेन के। ठीक है, मतलब ये जो ग्रीन वाला प्लेन है, वो ग्रीन वाला प्लेन जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस पिंक वाले प्लेन के। और जिस प्लेन के परपेंडिकुलर है यानी परपेंडिकुलर प्लेन, उसका इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0। यह क्वेश्चन में कहा गया है, सुन लीजिएगा। P1 और P2 के इंटरसेक्शन से ये ग्रीन वाला जो प्लेन पास कर रहा है उसका आंसर चाहिए, और इस ग्रीन वाले प्लेन पर ये पिंक वाला प्लेन परपेंडिकुलर है। तो इस परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट का यूज बाद में लैम्डा निकालने में किया जाएगा। अभी तक लैम्डा निकालने के लिए क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ था, इस बार पहली बार लैम्डा निकालने के लिए एक प्लेन दिया है और कह दिया है कि भैया ये प्लेन और ये प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, सबसे पहले आप P का इक्वेशन निकालिए। चलिए, तो रूल के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन P इज P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। चलिए, P1 का वैल्यू कितना है? P1 का वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, अब प्लस लैम्डा इंटू P2 का वैल्यू कितना है? 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 बराबर 0। अब आपको लैम्डा निकालना है, लेकिन इस बार लैम्डा निकालने के लिए पॉइंट तो दिया नहीं है जो डायरेक्ट यहीं पर एक्स वाई जेड पुट कर देंगे। इस बार दिया है इस प्लेन पर परपेंडिकुलर, तो भैया परपेंडिकुलर के लिए डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा, और डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले इस प्लेन को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। आइए
x प्लस वाई प्लस जेड, पॉइंट दिया रहता तो डायरेक्ट यहीं पर पुट कर देते, काम हो जाता। लेकिन हमें परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। लैम्डा से करो तो 2 लैम्डा x, 3 लैम्डा y, 4 लैम्डा z और माइनस 5 लैम्डा बराबर 0। कॉमन करो, यहां और यहां से x कॉमन करोगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स, यहां और यहां से y कॉमन करोगे 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई, और यहां से और यहां से z कॉमन करोगे 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू जेड। फिर कांस्टेंट कितना बच गया, यहां से -1 और वहां से -5 लैम्डा बराबर 0। दिख रहा है क्या इस कोने में आपको? यस सर दिख रहा है, अभी तक तो दिख रहा है। ये थोड़ा सा इसको इधर कर देंगे तो और अच्छे से दिखेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए हो गया। अब बताइए, ध्यान से सुनना, अभी तक ये जो प्लेन है वो इसी P का इक्वेशन है। अब आराम से आप डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या होता है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। तो भैया एक्स का कोफिशिएंट यहां का है 1 प्लस 2 लैम्डा, वाई का कोफिशिएंट है 1 प्लस 3 लैम्डा और जेड का कोफिशिएंट है 1 प्लस 4 लैम्डा। डायरेक्शन रेशियो निकल गया किसका, P का। अब डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए किसका, इस परपेंडिकुलर वाले का। वो भी डायरेक्शन रेशियो किसका निकलता है, नॉर्मल का। ध्यान सुनना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट। अब मित्र सोच के बताइए, ये जो डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल का वो प्लेन P के लिए है, और ये जो डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल का वो प्लेन इसके लिए है, और ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है। आपको पहले ही बता दिए है कि दो प्लेन के बीच एंगल का मतलब होता है नॉर्मल के बीच का एंगल। मतलब अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, प्लेन परपेंडिकुलर है इसका मतलब नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P is perpendicular टू द, नहीं तो काम करो ना, इस पिंक वाले का कुछ नाम दे दो। चलो इस पिंक वाले का नाम देते हैं, एक सेकंड, इस पिंक वाले का चलो नाम देते हैं हम कुछ भी, P3 दे देते हैं। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P इज परपेंडिकुलर टू P3, और जब प्लेन परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये है डायरेक्शन रेशियो P3 के लिए, ये है डायरेक्शन रेशियो P के लिए, तो करो मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 2 प्लस लेमडा होगा, 1 इंटू 2 प्लस लेमडा, 1 इंटू 1 प्लस 2 लेमडा, उसके बाद -1 इंटू 1 प्लस 3 लेमडा, -1 इंटू 1 प्लस 3 लेमडा, उसके बाद 1 इंटू 1 प्लस 4 लेमडा, 1 इंटू 1 प्लस 4 लेमडा। भैया जब प्लेन परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा -1 माइनस 3 लेमडा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 लेमडा बराबर में 0। 1 से 1 कैंसिल, कितना आ जाएगा बोलो, 4 दूर 6 में से 3 गया तो 3 लेमडा प्लस 1 बराबर 0। इसका मतलब फाइनली जो लेमडा का वैल्यू आ गया वो आ गया -1/3। अब अगर लेमडा आ गया तो इसी लेमडा को आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए, फाइनल प्लेन का क्वेश्चन निकाल जाएगा। इसमें पुट करिए, इसमें चलिए फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट में क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड -1
अब प्लस लेमडा, लेमडा का वैल्यू आया -1/3 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 बराबर 0। देख लीजिए फर्स्ट में जो था ये पूरा रख दिए, लेमडा का जो वैल्यू आया वो रख दिए, ये पूरा रख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। चलिए क्या करोगे सॉल्व करने के लिए भैया? सबसे पहले नीचे से 3 हटाने के लिए सब में 3 से करो मल्टीप्लाई, तो ये 3x 3y 3z माइनस 3, इसमें 3 से करोगे मल्टीप्लाई, 3 कट जाएगा बचेगा -1, उससे करो अंदर मल्टीप्लाई, -2x माइनस 3y माइनस 4z अब प्लस 5 बराबर 0। 3x में से 2x गया तो x बचा, 3y में से 3y गया तो कैंसिल हो गया, 3z में से 4z गया तो -z बचा, और -3 प्लस 5 प्लस 2 बराबर 0। ये आंसर आया फाइनल x माइनस z प्लस 2। क्वेश्चन नंबर कौन था ये? 11। x माइनस z प्लस 2 बराबर 0। बहुत बढ़िया, जल्दी से इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए, पॉज कीजिए नोट कीजिए। ठीक है, इसको भी नोट कर ली जल्दी से, ये वाला दिख रहा है इधर? बहुत बढ़िया सर। तो 11 तक हम पहुंच चुके हैं। आइए बात करते क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है प्यारे, फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन्स। 2 प्लेन दिया है और एंगल निकालना है। पहला जो प्लेन है वो r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k बराबर 5। एक काम करो, दूसरा जो प्लेन दिया है P2, r डॉट पहले वो भी लिख लो, 3i माइनस 3j प्लस 5k बराबर 3। ठीक है, चलिए ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है इसके बीच का एंगल निकालिए। एंगल निकालने के लिए हम आपको बता दिए हैं, प्लेन के बीच एंगल का मतलब होता है नॉर्मल के बीच का एंगल, समतल के बीच के कोण का मतलब होता है अभिलंब के बीच का कोण। एक काम करो, डायरेक्शन रेशियो निकालो, तो इसका डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, तो भैया नॉर्मल आर के बगल वाले को बोलते हैं, उसमें से आई जे के हटा दोगे तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा 2 2 माइनस 3। भैया यहां भी डायरेक्शन रेशियो निकालोगे नॉर्मल का, तो आर के बगल वाले को बोलते हैं कितना, आर के बगल वाले को बोलते हैं कितना, आर के बगल वाले को नॉर्मल बोलते हैं, उसमें से आई जे के हटा दोगे तो 3 माइनस 3 5। ये आपका काम करेगा A1 B1 C1 का, ये आपका काम करेगा A2 B2 और C2 का। हमें एंगल निकालना है, तो भैया हम बता दिए हैं, जब पहले ही पढ़ा दिए हैं, जब 2 लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता हो तो एंगल कैसे निकालोगे। तो भैया कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है मॉड A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। चलिए तो कॉस थीटा बराबर करिए A1 A2 6 B1 B2 माइनस 6 C1 C2 माइनस 15। ठीक है, अब स्क्वायर करिए A1 वाले का, कितना आ जाएगा 4
4, 8 और 9, 17 हो जाएगा। 8 और 9 17 हो जाएगा। अब A2 वाले का स्क्वायर कीजिए। 9, 9 18 और 25, 18 और 25 43 हो जाएगा। कितना बचेगा? 6 से 6 कटा, -15 का मॉड 15 हो जाएगा। इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 43 को अगर 17 से करोगे, 17 से 17 3 51, 17 चौके 68, 1 8 5 13 6 1 7, 731, 731। ठीक है, यानी ये आ गया √731। ये कॉस थीटा का वैल्यू निकला, तो थीटा कितना आ जाएगा भैया? इनवर्स लग जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 15/√731। आंसर हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिएगा प्लीज। बहुत बढ़िया, ये था क्वेश्चन नंबर 12। आइए बात करते क्वेश्चन नंबर 13 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। अगर 13 में हम बात करें तो दो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है और आपको पता करना है कि इन दोनों प्लेन में से कौन प्लेन परपेंडिकुलर है, कौन पैरेलल है। और अगर परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं है तो एंगल कितना है। भैया कुछ नहीं करेंगे, इसी तरीके से एंगल निकालेंगे, इसी तरीके से एंगल निकालेंगे। अगर समझ लो पहले अच्छे से, पहले क्योंकि इतना उसमें 4-5 क्वेश्चन है, सब हम बताएंगे, मजा नहीं आएगा। ले समझ लो एक छोटा सा, पहली बात समझ लो कि भैया अगर मान लो कॉस थीटा आपने निकाला, कॉस थीटा निकालते निकालते अगर 0 आ गया तो कॉस थीटा 0 आना मतलब थीटा क्या होना? 90 डिग्री। और थीटा 90 डिग्री होना मतलब क्या हुआ कि प्लेन P1 परपेंडिकुलर हो गया P2 के। प्रूफ, बात खत्म। दूसरी बात, अगर cos थीटा का वैल्यू 1 आ गया, cos थीटा का वैल्यू अगर 1 आ गया तो cos थीटा का वैल्यू 1 आना मतलब थीटा कितना? 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या आ गया? प्लेन P1 पैरेलल हो गया P2 के। समझे? और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो भैया cos थीटा निकलेगा। cos थीटा 0 मतलब थीटा 90 मतलब प्लेन परपेंडिकुलर। cos थीटा 1 मतलब थीटा 0 मतलब दोनों प्लेन पैरेलल। समझे? आइए अगर 13 का अगर हम ए नंबर बना के दिखाएं आपको, हम सब नहीं बनाएंगे, इसमें खुद बना लीजिएगा क्योंकि मित्र सेम क्वेश्चन है, सेम एकदम। थोड़ा सा भी वैरायटी रहता तो हम सब बना देते। सेम क्वेश्चन है भैया, आप बना लोगे। तो P1 का जो वैल्यू है बोलो 7x + 5y + 6z + 30 = 0। अगर आप इसका डायरेक्शन रेशियो लिखोगे तो डायरेक्ट x का, y का और z का कोफिशिएंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जो उससे अच्छा यहीं पे लिख लो, पहले P2 भी लिख लो, पहले P2 भी लिख लो। तो कितना है P2? 3x - y - 10z अब +4 = 0। बुआ रे बाबू, बढ़िया से इसको समझो, सब नहीं बनाएंगे, ऐसे ही करके सब बनाना तुम, है ना? क्योंकि आप इतना तो समझ ही गए हैं। अगर cos थीटा 0 आया तो थीटा 90 मतलब प्लेन परपेंडिकुलर हो जाएगा। cos थीटा 1 आया मतलब थीटा 0 मतलब प्लेन पैरेलल हो जाएगा। लेकिन अगर और कुछ आया तो वो एंगल हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। चलिए यहां बताओ तो डायरेक्शन रेशियो कितना होगा? x y z का कोफिशिएंट होगा 7 5 6। यहां बताओ तो डायरेक्शन रेशियो कितना होगा? x y z का कोफिशिएंट होगा 3 -1 -10। तो जब डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहेगा तो अभी पीछे फॉर्मूला बताए थे, cos थीटा बराबर
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 तो करो। A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, करो। A1 A2 21, B1 B2 -5, C1 C2 -60 हो गया। फिर डिवाइडेड बाय A1 वाले का स्क्वायर करो। अरे भैया ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। फिर A1 वाले का स्क्वायर करो तो 49, 25 और 36 कितना आ जाएगा? 49, 25 और 36, 6 5 11 और 9 20, 3 2 5 और 4 9 9 9 2 11। अब A2 वाले का स्क्वायर करो, 9 1 10 और ये 100 110। ठीक है, चलो ठीक है, कितना आ गया? तो भैया cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा कितना? -65। तो 21 में से -65 गया तो -44, जिसका मोड हो जाएगा 44। √10 √110 तो बचेगा 110। दोनों काट देंगे तो cos थीटा कितना आ जाएगा? 22 दूनी 44, 22 पंच 110। देख लो, ना तो 0 आया ना तो 1 आया। cos थीटा का वैल्यू 0 नहीं आया मतलब परपेंडिकुलर नहीं है, 1 नहीं आया मतलब पैरेलल भी नहीं है। तो भैया एंगल कितना होगा? थीटा बराबर cos इनवर्स 2/5। ए भाई ऐसे ही करना है सारा क्वेश्चन। ठीक है, 0 आ जाता तो परपेंडिकुलर हो जाता, 1 आ जाता तो पैरेलल हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया। इसका मतलब जो आया वो आपका आंसर हो गया। क्या ऐसे करके बना लोगे? cos थीटा का वैल्यू अगर 0 आता ये सॉल्व करते करते तो परपेंडिकुलर होता, cos थीटा का वैल्यू अगर 1 आ जाता तो पैरेलल होता, और कुछ भी नहीं आता वो आंसर हो गया, बात खत्म। इसको खुद बना लीजिएगा, 4-5 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 भी हम आपको बताए हैं। कोई भी एक सवाल बता देते हैं। जैसे 14 का हम बी ही बना देते हैं, बहुत इजी सवाल है। 14 का बी ही बना देते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि एक पॉइंट है भैया ए, 3 -2 1, और एक प्लेन है बाबू, एक पॉइंट और एक प्लेन है, और प्लेन का जो इक्वेशन दिया है प्यारे वो है 2x - y + 2z + 3 = 0। कह रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए। क्या हम आपको पॉइंट और प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना नहीं सिखा है? कई क्वेश्चन कराए हैं भैया, कई क्वेश्चन कराए हैं। ये ए बी निकालना है तो आराम से निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस निकालने का? पहले इस पॉइंट को इसमें रखा जाता है, रखो, x के जगह पे 3 रखोगे तो 6 हो जाएगा, y के जगह पे -2 रखोगे तो ये +2 हो जाएगा, z के जगह पे 1 रखोगे तो 2 ही रह जाएगा, अब बगल में 3। समझे? इस पॉइंट को इसमें रखा जाता है, x पर x कोऑर्डिनेट, y पर y कोऑर्डिनेट, z पर z कोऑर्डिनेट, बगल में +3 जो है अपने जगह पर। x के कोफिशिएंट का स्क्वायर √4, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर भी 4 आ जाएगा। तो 6 4 10 3 13, 13 का मोड़ 13, और नीचे में 4 4 8 1 9, 9 मतलब 3 हो जाएगा रूट उसका, तो 13/3 इसका आंसर हो जाएगा। भैया बताता क्या ये बहुत भारी क्वेश्चन है, नहीं बना लोगे? इसमें भी 4 से 5 वो क्वेश्चन दिया है, बहुत बढ़िया। बना लेगा क्या? हाँ बना लीजिएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन को बार बार बनाएंगे आप भी बोर हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है भैया, फॉर्मूला पता है, सब कुछ पता है। तो चलिए एक्सरसाइज 11.3 हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी एक वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि कुछ और बेहतरीन सवाल है इसी 3D ज्योमेट्री का जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो छुपा रुस्तम वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मजा आएगा। बस आज की सभा को हम लोग यहीं पर रोकेंगे और लास्ट में यही कहेंगे कि अगर आप सभी को ऑफिसर्स मैथ्स चैनल आपके हित का लगता हो, आपके जरूरत का लगता हो,
तो जरूर इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए, ताकि इस चैनल का भी थोड़ा सा ग्रोथ हो सके, है ना। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।